नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे एसके दुबे बायोलॉजी क्लास में आप लोगों का अपना स्वागत करता हूं। पिछले पार्ट में हम लोग सन 2019 के पेपर को सॉल्व किए थे। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराए जा रहे हैं। बाकी के 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस जो आते हैं, बड़े क्वेश्चंस लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के, वह आप खुद ब खुद किताबों से, नोट्स से दिए गए तैयार कर सकते हैं। जिनको दिक्कत हो रही हो तैयार करने में, वह पीडीएफ लेके तैयारी कर सकता है। ठीक है, मुझसे पीडीएफ ले ले, और जो मैं ऑफलाइन नोट्स दिया हूं उससे, और कुछ वीडियो अपलोड किया गया है ऑनलाइन, उससे भी अध्ययन कर सकता है। ठीक है, आज हम लोग 2019 के दूसरे सेट के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। तो क्या आज का टॉपिक होगा जीव विज्ञान सेट 2 2019 348 FS। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का रूप स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है एक ही पादप के पादप का मतलब पौधा, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है। अब पहुंचने की जगह पे हम स्थानांतरण भी लिख सकते थे। ठीक है, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसके ऑप्शंस दिए गए आपको। पहला जो ऑप्शन है स्वयुग्मन, दूसरा ऑप्शन है सजात पुष्पीय परागण, तीसरा ऑप्शन है परनिषेचन, देन लास्ट ऑप्शन है अनुमीलनीय परागण। ठीक है, तो एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण, आपको पता है कि परागण प्रक्रिया बताई गई थी कि जब एक जाति के पौधे, किसी पौधे, एक ही पादप मतलब एक कोई पौधा है और उस पादप का पुष्प क्या करे, कोई फूल है
और उसी मतलब ये मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, और इनसे जो भी निकला ये पुष्प है, इसी का पुष्प क्या करे, इसके होने वाले एक दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर संलयन करे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को सजातीय पुष्प, ठीक है, क्या कहते हैं, ना तो स्वयुग्मन होगा मतलब स्वयं से युग्मन नहीं कर रहा है ये, और जो दूसरा होगा वह दिया है सजात पुष्पी, है ना। तो सजात पुष्पी परागण, पर निषेचन यहां पे होगा नहीं क्योंकि दूसरे पे हो नहीं रहा है, तो पर का मतलब दूसरा होता है, तो ये भी यहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शंस होंगे यहां पे वह सजात पुष्पीय परागण ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है, सजात पुष्पीय परागण सही है, ठीक है। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुकूली विकर्ण का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है डार्विन फिंच, दूसरा ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, तीसरा जलीय अस्तनी, द लास्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलियाई अपरास्तनी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण है, मतलब कौन अनुकूल नहीं है, इसकी बात पूछी जा रही है। तो डार्विन फिंच भी नहीं होगा यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियाई मॉर्सुपियल नहीं होगी, जलीय अस्तनी नहीं होगी, ये ऑप्शन सही है। कैसे सही है, चौथा ऑप्शन सही। तो यहां पे आपको बताया गया है ऑस्ट्रेलियाई अपरास्त्री, मतलब जो दूसरे जगह से क्या करते, ऐसे जीव जो दूसरे जगह से मतलब दूसरे देश से आके उसमें क्या करें, अपना स्थान बनाने और अनुकूल मतलब रहने योग्य बनाए, ठीक है, वह अपरास्तनी, ऑस्ट्रेलियाई अपरास्तनी होंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियाइज का उपयोग, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग
में निम्नलिखित में या निम्न में से किस अणु को बनाने में किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं डीएनए पुनर्योजन, दूसरा आरएनए पुनर्योजन, देन तीसरा दोनों, लास्ट कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पे बोला गया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किस अणु को बनाने में किया जाता है। अभी तक देखा जाए तो 2020 वाला जो मॉडल प्रश्न पत्र कराया गया था उसमें भी, 2019 के इसके पहले वाला जो सेट कराया गया था उसमें भी फर्स्ट सेट में पहले वाले में, आज भी देखिए इसको क्वेश्चन सिर्फ बदले हैं, रूप क्वेश्चन का बदला है लेकिन यही क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे पूछा जा रहा है कैसे, जैसे वहां पे पूछा गया था कि कौन सा अणु डीएनए के निर्माण में कार्य आता है, कौन सी एंजाइम तोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, अणुओं को। तो यहाँ पे आज क्या है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किस अणु को बनाने में किया जाता है। तो मैं बता दूं आपको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पहला टॉपिक परिचय के बाद से जो टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या, बनाना, पुनः निर्माण करना। तो यहां पे जो ऑप्शन होंगे वह कौन से सही होंगे, ना तो आरएनए पुनर्योजन होता है और ना ही दोनों और ना ही कोई नहीं। तो यहां पे ऑप्शन सही है पहला। ठीक है, डीएनए पुनर्योजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्ररूपी आवृत्त बीजी भ्रूणकोश, एक प्ररूपी आवृत्त बीजी एक प्ररूपी आवृत्त बीजी भ्रूणकोश में उपस्थित, ठीक है, भ्रूणकोश उपस्थित को या परिपक्व, ठीक है, परिपक्व होने पर होता है, परिपक्व होने पर होता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि यहां पे कि 7 न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियकृत 8 कोशिकीय, न्यूक्लियस कितना, 7 न्यूक्लियस, मैं 60 में फॉर्म में दर्शा रहा हूं, चलिए लिख भी देते हैं, 7 न्यूक्लियस 8 कोशिकीय मतलब सेल। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन कह रहा है 8 कोशिकीय, ठीक है, 8 कोशिकीय 8 न्यूक्लियस, 8 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, है ना। तीसरा ऑप्शन जो है वो कह रहा है
कि 8 न्यूक्लियस 7 कोशिकीय, 8 न्यूक्लियस 7 कोशिकीय, ठीक है। लास्ट कोई नहीं, कोई नहीं, है ना। यहां पे देखिए आपको जब अंडाशय की फिगर बनवाई गई थी, ठीक है, पुष्प के मादा जन्म भाग में हम पढ़ रहे थे, तो एक ऐसी संरचना दिखाई दी थी, ठीक है। बीच में एक अंडाकार संरचना थी जिसमें 3 ऊपर की तरफ कोशिका थी, 3 नीचे की तरफ कोशिका थी और 2 कोशिका बीच में थी, जो क्या थी, एक कोशिका में बंद थी, है ना। तो यहां पे देखिए, अब जो हम यहां पे बात क्या करेंगे, ऑप्शन पहला क्या दिया था, 7 न्यूक्लियस 8 कोशिकीय, 8 न्यूक्लियस 8 केंद्रकीय, 8 न्यूक्लियस 7 कोशिकीय, मतलब केंद्रकीय और कोशिकीय, और लास्ट ऑप्शन क्या है, कोई नहीं। तो यहां पे देखिए अगर केंद्रक की बात की जाए तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल्स, इसको क्या कहते हैं, मतलब इसको प्रतिमुखी कोशिका, इसको हम कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, इसको कहते हैं प्रतिमुख कोशिका, हो गया, प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडल। और जो बीच वाला होता है वो होता है द्विध्रुवीय कोशिका, द्विध्रुवीय कोशिका। तो अगर काउंटिंग की जाए यहां पे तो 3 ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6, है ना। और इसको एक मानते हैं हम, इसको क्या मानते हैं, एक मानते हैं, तो कोशिका के आधार पे हो जाएगा 7। अगर इसको एक मानते हैं तो केंद्रक की बात करें तो 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में, तो 3 + 3 2 बराबर 8। और इसकी बात करें तो केंद्रक कितना, 8। और सेल की बात करें तो 3 + 3 नीचे की तरफ और 1 बीच में, जिसमें दोनों केंद्रक हैं, बराबर 7 सेल, ठीक है। तो ये इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। और यहां पे ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, ना तो 7 कोशिकीय 8, 7 केंद्र की 8 कोशिकीय सही होगा, ना ही 8 और 8 सही होगा। यहां पे सही होगा 8 कोशिकीय केंद्र की 7 कोशिकीय वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं 2 कायिक प्रवर्धन, किन्हीं 2 कायिक प्रवर्धन के नाम लिखिए। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, है ना। तो अब यहां पे कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो हम जब जनन पढ़े थे तो उसी टाइम पढ़े थे कि जनन को मुख्य रूप से 3 भागों में, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और कौन सा, लैंगिक जनन। तो वर्धी जनन में परिभाषा दिए थे कि वह जिसमें क्या हो, किसी पौधे के जड़, तना, पत्ती से क्या हो, एक नए पौधे का विकास हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन प्रक्रिया कहते हैं। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा, है ना,
और जड़ भी हो जाएगा, जड़। ठीक है, तो इनके द्वारा 2 कायिक प्रवर्धन पूछा था, तो यहां पे 2 कायिक प्रवर्धन हो गए आंसर के रूप में, है ना। ये हमारा क्या हुआ, उत्तर आंसर हुआ। ठीक है, ये 2। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता मतलब एक अतिरिक्त की कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है। यहां पे इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 21वें गुणसूत्र, 21वें गुणसूत्र के एकाधिसूत्रता से होने वाले रोग, से होने वाले विकार या रोग, बात बराबर है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे होता है 21वें गुणसूत्र के एकाधिसूत्रता के कारण जो होने वाला रोग होता है वह आनुवंशिकी चैप्टर में आपको बताई गई थी, और उसका नाम होता है डाउन सिंड्रोम। क्या नाम होता है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। और इसी को या करके एक और नाम देते हैं मंगोल जड़ता। इसमें क्या होता है, बुद्धि कम होती है, चेहरा गोल चांद के समान हो जाता है, होठ बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये इस प्रकार के रोग को हम डाउन सिंड्रोम या मंगोल जड़ता कहते हैं, जिसमें 21वें गुणसूत्र का एक आधा मतलब एक पहुंचता है, एक नहीं पहुंच पाता है किसी कारणवश। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आभासी फलों का कोई 2 उदाहरण बताइए। ठीक है, और इसमें एक चीज और होता है, अंडाशय विकसित नहीं होता है। मैं इस क्वेश्चन में मैं बता दूं कि अंडाशय जो होता है इनके स्त्रियों की कद में छोटी रह जाती है, मासिक चक्र विकसित नहीं होता है। ठीक है, अंडाशय विकसित नहीं होता है, अंडाशय विकसित नहीं होता है ऐसे स्त्रियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिथ्या है ना फलों के 2 उदाहरण बताइए। मतलब आभासी फलों के 2 उदाहरण बताइए। तो मैं बता दूं, सत्य फल और असत्य फल आपको बताई गई थी कि सत्य फल किसे कहते हैं, तो जिसमें यू कार्प मतलब ट्रू कार्प अंडाशय पूर्ण रूप से क्या हो, विकसित हो, जिनके फल कैसे विकसित हो, अंडाशयों से विकसित होते हैं, वह सत्य होते हैं। और जिनमें विकसित नहीं होते अंडाशयों से, उसे हम झूठा फल कहते हैं। और यहां पे जो झूठा फल होगा उसको हम कह सकते हैं सेब। बेस्ट एग्जांपल सेब, काजू, नाशपाती, है ना। ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं, झूठा फल कहते हैं। ठीक है, ऐसे फलों को हम झूठा फल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचान किया था। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा, क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वह फ्रेडरिक माइसर, फ्रेडरिक, पूरा नाम लिख दे रहे हैं हम, फ्रेडरिक माइस्चर, फ्रेडरिक माइस्चर ने किया था। क्या चीज, केंद्रक की खोज, है ना। क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में किसने किया था। तो यहां पे फ्रेडरिक माइस्टर ने किया था, और किस सन में, 1869 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था, फ्रेडरिक माइस्टर साहब ने न्यूक्लियस की पता मतलब केंद्रक की पता कब लगाई, तो इन्होंने क्या किया, पश कोशिकाओं, जंतुओं के पश कोशिकाओं में केंद्रक को देखा, जिसमें क्या थी, फास्फोरस की मात्रा अत्यधिक थी किंतु सल्फर की मात्रा बहुत कम थी। इसके कारण इन्होंने क्या किया, इसका नाम
इन्होंने केंद्रक रखा, क्योंकि केंद्रक न्यूक्लियन रखा इन्होंने, सबसे पहला नाम इन्होंने न्यूक्लियन रखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जंतुओं के केंद्रक से प्राप्त, पश कोशिकाओं के केंद्रक से प्राप्त किया था। ठीक है, लेकिन बाद में, इसके बाद जल्द ही अल्टमान साहब आए। अल्टमान साहब ने इसकी अम्लीय प्रकृति की, अम्लीय प्रकृति की जल्द ही पता लगा लिया, जल्द ही पता लगाया, है ना। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण न्यूक्लियस की खोज हुई, न्यूक्लिक अम्ल की खोज संभव हुई। ठीक है, तो ये आज आपके क्वेश्चन से 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ अति लघुत्तरीय और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हुए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लोगे और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे नहीं अभी तक कुछ पढ़ पाए हैं उनको कम से कम यह अधिक से अधिक वीडियो मिले। कम से कम वह इतना तो तैयारी करे जिससे वह क्या हो, उसका परीक्षा आसानी से निकल सके, है ना। और निश्चित तौर पे मैं आपको बोला हूं ना कि 15 से 2020 से लेकर 2015 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें आप एक से ऑब्जेक्टिव से लेके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। 3 नंबर और 5 नंबर के लिए आप मेरे पीडीएफ को भी ले सकते हो, नोट्स को ले सकते हो, है ना, जिसके लिए मैं नंबर भी आपको बताया था 4-5 वीडियो पहले मैंने बताया था किस नंबर से आप 9616011264 पे आप ले सकते हो। ठीक है, बात करके उसके लिए कुछ पैसे हैं, कुछ फी हैं, तो आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, जो लोग अभी क्या हुआ, जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।